वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे भाइयों, मैं सुबह 7 बजे मिलता हूँ मंडे टू सैटरडे, और यहाँ 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रूरी हैं, पॉसिबल हैं आने वाले एग्जाम्स में। यदि आप आर ओ यारो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बी ओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या पी सी एस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपका लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 और कंसीडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान संशोधन माने जाते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि सच लॉज डू नॉट रिक्वायर द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368, यानी इसे 368 की प्रक्रिया इसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, बड़ा बढ़िया सवाल है, समझिएगा जरा सा। पहले सबसे पहले तो ये समझो, आर्टिकल 2 और 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। आर्टिकल 2 इज डीलिंग अबाउट द एडमिशन ऑफ स्टेट। एडमिशन ऑफ स्टेट मीन्स राज्यों का विलय। राज्यों का विलय का क्या मतलब है कि यदि किसी क्षेत्र को भारत देश में मर्ज करना है, ठीक है, ये मान लो इंडिया है, ये कोई एरिया है, यदि किसी क्षेत्र को भारत देश में मर्ज करना है तो शर्तें और सीमाएं संसद तय कर सकती है। यदि किसी क्षेत्र को भारत देश में मर्ज करना है, किसी बाहरी क्षेत्र को भारत देश में मिलाना है, तो जो भी लिमिटेशन एंड कंडीशन होगी वो संसद तय करेगी। संसद कैसे तय करेगी? बाई लॉ, यानी कानून बनाकर। पहला पॉइंट ध्यान रखो, अभी इसका काम आएगा ये। दूसरी, आर्टिकल 3 इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का निर्माण। किसी दो राज्य को मिला के एक राज्य बनाना है, किसी एक राज्य को एक से अधिक भाग में बांटना है, दो या अधिक राज्यों को मर्ज करना है, किसी राज्य को नाम बदलना है, किसी राज्य की बाउंड्री बदलनी है, किसी राज्य की सीमा बदलनी है, नाम बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, सीमा बदलना है, तो संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। पार्लियामेंट बाई लॉ ऐसा कर सकती है। तो यहां पर भी संसद आर्टिकल 3 से रिलेटेड भी कोई काम है तो संसद कानून बनाकर कर रही, 2 से रिलेटेड। अब ये दोनों कानून क्या संविधान संशोधन है 368 के तहत? सवाल ये है। नहीं, ये दोनों कानून 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, यानी ये आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे, 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, बल्कि ये क्या होंगे? बल्कि मेरे भाई ये सिंपल लॉ होंगे, यानी ये सामान्य कानून होंगे। कैसे कानून? सिंपल लॉ होंगे, सामान्य कानून होंगे। आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। और ये बात कहाँ लिखी है? ये बात आर्टिकल 4 में लिखी है। तो लिखा हुआ है 2 और 3 से रिलेटेड जो कानून है संविधान संशोधन माने जाते हैं नहीं। हालांकि देखो, अगर किसी राज्य का नाम बदलोगे या किसी राज्य की बाउंड्री बदलोगे या किसी राज्य को दो भाग में बांटोगे, जैसे मान लो अभी 28 राज्य है, किसी राज्य को दो भाग में बांट दिए, 29 राज्य हो गए, तो संशोधन तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल में परिवर्तन करना पड़ेगा, फोर्थ शेड्यूल में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो है तो संशोधन, लेकिन ये आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इसे संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखते, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की श्रेणी में नहीं रखते। तो ऐसे कानून 368 की प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सेकंड इज योर राइट आंसर, फर्स्ट इज योर रॉन्ग, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धर कमीशन रिकमेंडेड लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन। धार नहीं है भैया, धर कमीशन है। धर आयोग ने भाषाई आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की। इट रिकमेंडेड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एज अ बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ स्टेट। इसने राज्यों के लिए प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाया। देखो, ये सवाल है लिंग्विस्टिक डिवीजन से रिलेटेड। भारत देश में यदि आप भाषाई विभाजन की बात करें मेरे भाइयों, तो संविधान लागू होने से पहले से ही, बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले से ही भारत देश में इस बात की मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर विभाजन किया जाए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीजन किया जाए, भाषाई आधार पर विभाजन किया जाए। इस बात की मांग बिफोर इंडिपेंडेंस ही चल रही है, स्वतंत्रता से पहले ही चल रही है। लेकिन स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की अपनी सोच थी, स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की अपनी सोच थी कि आगे चल के हम भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करेंगे।
ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद कांग्रेस की सोच बदल गई और कांग्रेस, जो कि विभाजन की पक्षधर थी, उसने कहा ना 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 ना, अभी लिंग्विस्टिक डिवीजन अगर होगा तो अभी हाल ही में धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और उसके चैलेंजेस देखे। जिस तरह से रिलीजन एक नए देश को बनने का बड़ा फैक्टर है, उसी तरह से भाषा भी एक नए देश को बनने का बड़ा फैक्टर है। ऐसे में कांग्रेस की सोच बदल गई, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन भारत देश में इस बात के लिए आंदोलन जारी रहे कि भाषा के आधार पर विभाजन किया जाए। खासकर साउथ इंडिया के रीजन में लगातार इस बात को लेकर आंदोलन चल रहे थे कि लिंग्विस्टिक डिवीजन किया जाए। और इसीलिए अलग अलग समय पर अलग अलग समितियां और आयोग गठित हुए कि लिंग्विस्टिक डिवीजन किया जाए या नहीं। उसी के एग्जाम्पल में एक आपका है धर कमीशन, जिसे आप धर आयोग कहते हैं, 1948 में बना। धर कमीशन, धर आयोग 1948 में बना। धर आयोग इसीलिए बना कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हो या न हो, यानी लिंग्विस्टिक डिवीजन, भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन किया जाए या न किया जाए। धर कमीशन ने कहा कि लिंग्विस्टिक डिवीजन ठीक नहीं है, अगर बांटना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर बांटिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटिए। धर कमीशन की रिपोर्ट के बाद जब बवाल हुआ तो एक कमेटी और बनाई गई कांग्रेस के द्वारा, जेवीपी कमेटी। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये भी इसीलिए बनी कि भाषा के आधार पर विभाजन हो या न हो। जेवीपी समिति ने भी लिंग्विस्टिक डिवीजन को रिजेक्ट कर दिया, भाषाई विभाजन को रिजेक्ट किया। और फाइनली लास्ट में 1953 में एक समिति बनेगी जिसका नाम होगा फजल अली कमीशन। फजल अली आयोग ने भाषाई विभाजन को स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के कॉन्सेप्ट को इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या फजल अली आयोग बनेगा। इन्होंने भाषाई विभाजन को तो स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने एक भाषा एक राज्य के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा राज्य बनाना संभव नहीं है जहां एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भाषाई विभाजन किया जाए, कल्चरल आधार पर विभाजन किया जाए, लेकिन देश की प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय सुविधा, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए विभाजन किया जाए। तो धर कमीशन रिकमेंडेड लिंग्विस्टिक बेसिस, ये गलत हो जाएगा। धर कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को वरीयता दी। इन्होंने कहा राज्यों का विभाजन अगर किया जाए तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर किया जाए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय नेचुरलाइजेशन, नागरिकता प्राकृतिकरण से प्राप्त की जा सकती है। सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय डिसेंट, नागरिकता वंश से प्राप्त की जा सकती है। सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, नागरिकता पंजीकरण से प्राप्त की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कौन सा राइट स्टेटमेंट है? तो देखिए, यदि आप सिटीजनशिप की बात करें तो आज हमारे भारत देश में कैसे नागरिकता ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, इसको संविधान नहीं बताता, बल्कि बताता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि भारत देश में नागरिकता 5 तरीके से एक्वायर की जाती है। एक है आपका बाई बर्थ, बाई बर्थ यानी जन्म से नागरिकता, जन्म से नागरिकता बाई बर्थ, ठीक है। और दूसरा है आपका बाई डिसेंट, बाई डिसेंट यानी वंश से नागरिकता। और तीसरा है आपका बाई नेचुरलाइजेशन, बाई नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिक आधार पे नागरिकता, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बाई रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन मीन्स पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, ठीक है। और लास्ट है बाई लैंड एक्विजिशन, बाई लैंड एक्विजिशन यानी कि क्षेत्र समाविष्टि द्वारा किसी क्षेत्र को भारत देश में मिला लो तब नागरिकता। तो ये 5 आधार हैं नागरिकता के, जो कौन बताता है? सिटीजनशिप एक्ट बताता है, यानी नागरिकता अधिनियम बताता है। 5 आधार नागरिकता प्राप्त करने के, और 3 तरीके से नागरिकता छोड़ी जाती है, और 5 तरीके से नागरिकता एक्वायर की जाती है। बाई बर्थ मतलब बच्चे का जन्म भारत देश में हुआ हो, माता पिता में से कोई एक इंडियन हो, और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। नहीं पता चला पापा इंडियन हो और माता तार कूद के आई हैं, इंस्टाग्राम पे प्रेम हो गया, तार काट के आई हैं, सुरंग बना के आई हैं, ठीक है। तो उसे बाई बर्थ सिटीजन। बाई डिसीजन, बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, माता पिता में से कोई एक इंडियन हो।
बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ हो और माता पिता में से कोई एक इंडियन हो। बाहर जन्म हुआ तो बाई डिसीजन। बाई रजिस्ट्रेशन, अगर कोई भारत के कोई विदेशी भारतीय नागरिक से विवाह किया है तो 7 साल रह के मिलती है। इंडियन ओरिजिन पीपल जो हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनको भी 7 साल रह के नागरिकता मिलती है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो हैं, यानी ओशियाई, उनको 5 साल रहकर बाय रजिस्ट्रेशन नागरिकता मिलती है। भारतीय नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे हैं, अभी किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, उनको भी बाय रजिस्ट्रेशन नागरिकता मिलती है। बाई नेचुरलाइजेशन, ये रजिस्ट्रेशन बताया मैंने आपको, ठीक है। बाई नेचुरलाइजेशन ये विदेशियों के लिए है, इसमें मिनिमम 11 साल रहना होता है। मिनिमम 11 साल रहकर ही बाई नेचुरलाइजेशन नागरिकता मिलती है। बाई लैंड एक्विजिशन, किसी क्षेत्र को यदि आप भारत देश में शामिल कर लें तो वहां वाले भी भारत के नागरिक माने जाते हैं। तो ये 5 तरीके हैं भारत देश में नागरिकता के एक्वायर करने के, ठीक है। तो लिखा हुआ है नागरिकता बाई नेचुरलाइजेशन प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। वंश से, ठीक है। पंजीकरण से, ठीक है। तीनों सही है। इन तीनों मोड में भारत देश में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। छोड़ी 3 तरीके से जाती है। एक बाई रिनंसिएशन, खुद से छोड़ दीजिए। एक बाई टर्मिनेशन, यदि आप किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता ले लेंगे तो यहाँ की चली जाएगी, गयो। और एक बाई डिप्रिवेशन, यानी नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। ये 3 तरीके होते हैं नागरिकता क्विट के, और 5 तरीके होते हैं नागरिकता एक्वायर करने के, यानी सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके हैं। कौन बता रहा है? तो नागरिकता कैसे ली जाएगी, कैसे छोड़ी जाएगी, इसको सिटीजनशिप एक्ट बता रहा है। नागरिकता अधिनियम बता रहा है, ना कि कानून, सॉरी, ना कि संविधान। संविधान में अगर आप नागरिकता वाले प्रोविजन देखें तो 5 से लेके 11 तक है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये उस समय की नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 उस समय की नागरिकता की बात करता है, ठीक है। उस समय की सिटीजनशिप की बात करता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ। आर्टिकल 5, जो लोग भारत के थे उनको नागरिकता। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनको नागरिकता। आर्टिकल 7, जो पाकिस्तान गए फिर वहां से लौट के फिर आ गए उनको नागरिकता दे रहा है। 7, 8, जो इंडियन ओरिजिन के भारतीय मूल के जो विदेशी हैं उनको नागरिकता दे रहा है। बाकी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को सिटीजनशिप एक्ट से पता चल गया, सॉरी, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता संविधान ने दे दी, लेकिन उसके बाद अनुच्छेद 11 से सारी की सारी पावर पार्लियामेंट को मिल गई, यानी अनुच्छेद 11 से सारी की सारी पावर संसद को मिल गई, और संसद ये डिसाइड करेगी कैसे नागरिकता ली जाएगी, कैसे नागरिकता छोड़ी जाएगी। नागरिकता 5 तरीके से एक्वायर होती है, 3 तरीके से क्विट होती है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट ने कानून बना के डिसाइड किया सिटीजनशिप एक्ट, यानी नागरिकता को विनियमित करने की शक्ति संसद को है। संसद ने एक कानून बनाया सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट बताता है कि 5 तरीके से ली जाती है, 3 तरीके से छोड़ी जाती है। यानी आज नागरिकता कैसे ली जाएगी, कैसे छोड़ी जाएगी, इसको संविधान डिसाइड नहीं करता। क्लियर बात? चलो अगले सवाल पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 14 इज एन एब्सोल्यूट राइट, अनुच्छेद 14 एक पूर्ण अधिकार है। दूसरा, राइट टू इक्वलिटी इज जस्टिसिएबल, समानता का अधिकार न्याय संगत है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 अलाउज स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, विशेष प्रावधान की अनुमति देता है महिलाओं और बच्चों को। आर्टिकल 15 का तीसरा क्लॉज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो 14 देखो। 14 कह रहा है किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों के समक्ष समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। व्यक्ति यानी पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये सिटीजन प्लस एलियन दोनों के लिए है, यानी 14 नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स कि विधि के समक्ष समता, सभी प्रकार के व्यक्ति साधारण कानून के समक्ष, सामान्य कानून के समक्ष सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। जैसे मैं, आप, आलिया भट्ट, सलमान खान, कोई भी हो, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं होगा, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, गरीब हो, अमीर हो। ऑल मैनर ऑफ पीपल
सभी प्रकार के व्यक्तियों को ऑर्डिनरी लॉ के समक्ष एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। यानी ये सबको बराबर मानने की अवधारणा है। लेकिन सिर्फ इसके अकेले से हो जाने से समानता स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि समाज में सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है। समाज में सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई विकलांग है, कोई सामान्य है। तो ऐसे में अगर आपको समानता स्थापित करनी है तो दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार। यानी जिसकी जैसी परिस्थिति हो वैसा व्यवहार करिए। ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं, कम कमाते हैं तो टैक्स नहीं लेंगे। इसे कहते हैं विधियों के समक्ष समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 कह रहा है कि व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये जो आपका विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट है, ये यूके से इंस्पायर है। ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि राज्य के लिए बाध्यकारी है। राज्य इसके लिए मना नहीं कर सकती है, इसलिए निगेटिव कोनोटेशन है। विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि किसी को कोई प्रिविलेज नहीं होगा। नो वन इज अबव द ऑर्डिनरी लॉ। कोई भी व्यक्ति सामान्य कानून से ऊपर नहीं है। तो ये बात कानून के राज को दर्शाती है। तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 क्या भारत देश में कानून के राज को स्थापित करता है? जी हाँ, ऑफिस स्थापित करता है। विधियों के समक्ष समान संरक्षण, जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार, इस अवधारणा को स्थापित करने का काम करता है। ये पॉजिटिव कनोटेशन है, यूएस से इंस्पायर है। स्टेट को इंश्योर करना है कि जैसी परिस्थिति वैसा व्यवहार स्थापित हो। क्लियर है बात? तो ये है आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 से रिलेटेड भी इसमें स्टेटमेंट दिए गए। तो आर्टिकल 15 देखिए क्या है। आर्टिकल 15 का जो पहला क्लॉज है, राज्य के खिलाफ मिला हुआ है। 5 आधार दिए गए हैं। 5 आधार दिए गए हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस यानी मूल, काला गोरा पीला नीला, मंगोलियाड ऑस्ट्रेलियाड, है ना। नस्ल जिसे कहते हैं, नस्ल सिर्फ भैंसिया में नहीं होती, आदमियों में भी होती है। इसे रेस कहते हैं, मूल। तो भाई धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, रेस के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर यानी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। स्टेट को मना किया जा रहा है। स्टेट को क्या मना किया जाए? रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट यानी जाति के आधार पर, ठीक है, रेस यानी नस्ल मूल के आधार पर, जेंडर लिंग सेक्स के आधार पर, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगी। केवल या इनमें से किसी आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगी। दूसरा क्लॉज सिटीजन के लिए कह रहा है कि नागरिक भी इन्हीं 5 आधारों पर या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये तो सबको बराबर कर दिया गया कि भेदभाव नहीं होगा। लेकिन क्या सबकी परिस्थिति एक जैसी है? नहीं। इसीलिए आर्टिकल का 15 का क्लॉज 3 एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसे आप अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं या सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। कहा जा रहा है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण, जैसे बच्चों के लिए एक कानून बना हुआ है पॉक्सो, जैसे महिलाओं के लिए बना हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, जैसे डाउरी प्रोविजन एक्ट। ये सब स्पेशल लॉज हैं। स्पेशल लॉज हो सकते हैं, जैसे एक कानून पॉस है ना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट इन वर्किंग प्लेस। तो स्पेशल लॉज बन सकते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट हो सकता है। ये आर्टिकल 15 के तीसरे क्लॉज में लिख दिया गया कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई पहला लिखा है कि 14 अब्सोल्यूट है। अब्सोल्यूट मतलब आत्यांतिक। आत्यांतिक का मतलब होता है कि जिसका कोई भी अपवाद न हो। आत्यांतिक का मतलब होता है जिसका कोई भी अपवाद न हो। लेकिन अनुच्छेद 14 के भी अपवाद हैं। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल जिस समय पद पर हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल जिस समय अपने पद पर हैं, उस समय उनके खिलाफ क्रिमिनल की प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, यानी क्रिमिनल का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह अपवाद है। किसका अपवाद है? 14 का। तो अनुच्छेद 14 आत्यांतिक नहीं है, उसके अपवाद हैं। सही लिखा, ये लिखा हुआ पूर्ण अधिकार है, गलत हो जाएगा। जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल यानी कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, मौलिक अधिकारों के लिए आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं, टिंग टिंग करके कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। 32 से सुप्रीम कोर्ट और 226 से हाई कोर्ट। तो जस्टिसिएबल है, ठीक लिखा है। 15(3) स्पेशल प्रोविजन के लिए लागू करता है, ठीक लिखा हुआ है। तो सेकंड एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों। ठीक है। साथ ही साथ यदि आप
स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो 9289996923 पर कॉल कर लीजिए। यहाँ आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग मिलेगी। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है, मेरा नाम बताइएगा, आपको पूरी काउंसलिंग मिलेगी, बैचेज के बारे में जानकारी मिलेगी। बैच अगर आपको कोई परचेज करना हो तो ये मेरा कोड है VL Live। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट। खुद से भी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप जाइए studyIQ.com पर। studyIQ.com पर आप जाएंगे, इस तरह से देखिए, studyIQ.com पर जाइए और यहाँ पर आपको दिख रहा है www.studyIQ.com। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाइए, स्टेट PCS में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए। यहाँ आपको ढेर तरह के कोर्सेज दिखाई पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, जैसे प्री के कोर्स, मेंस के कोर्स, टेस्ट सीरीज दिखाई पड़ेगी, फाउंडेशन कोर्स। जिस भी बैच में आपको तैयारी करनी है आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक, इनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको जो मैं नंबर दे रहा हूं इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। आप वेबसाइट पर भी जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और दोस्तों के मध्य इसे शेयर भी करिएगा। नमस्कार।